हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिज फ्रेम। आईआईटी जेम फिजिक्स की सीरीज़ में आज हम मैथमेटिकल फिजिक्स से रिलेटेड 10 क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, आप और भी क्वेश्चंस उनको सॉल्व कर सकते हैं उनसे बेस्ड। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग 2 into 2 मैट्रिक्स। कोई मैट्रिक्स आपको गिवन है, एम मैट्रिक्स गिवन है आपको, एंड दैट मैट्रिक्स इज 0 -2 प्लस आयोटा एंड 2 प्लस आयोटा एंड 0। ठीक है, ये आपको एलिमेंट्स गिवन है इस मैट्रिक्स एम के। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू। फर्स्ट है, इट इज डायगोनलाइजेबल एंड ए स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। द आइगन वैल्यूज ऑफ एम आर प्योरली रियल। नेक्स्ट है, आइगन वैल्यूज ऑफ एम आर प्लस माइनस √5 आयोटा एंड एम इनवर्स इज इक्वल टू -m/5। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं क्या ये मैट्रिक्स जो है डायगोनलाइजेबल है। इसके लिए चेक करते हैं इसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 नहीं आना चाहिए। तो डिटर्मिनेंट देखते हैं, 0 माइनस ऑफ कितना जाएगा, माइनस ऑफ 2 प्लस आयोटा एंड 2 प्लस आयोटा, तो आ जाएगा माइनस ऑफ आयोटा स्क्वायर माइनस में 4। सो दिस कम्स आउट टू बी माइनस ऑफ -1 -4, दैट मीन्स +5। ठीक है, इट डज नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स दिस मैट्रिक्स इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है क्योंकि डिटर्मिनेंट 0 नहीं आ रहा है। नेक्स्ट जो कंडीशन है वो ये है कि आइगन वैल्यूज जो है वो डिफरेंट होने चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं ये चेक करता हूं कि ये मैट्रिक्स जो है क्या ये एक स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। तो एम थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले आप इसका ट्रांसपोज लीजिए, देन आई एम गेटिंग 0 एंड 2 प्लस आयोटा -2 प्लस आयोटा एंड 0। ठीक है, ट्रांसपोज लेने के बाद अब हमने हर एक एलिमेंट का कंजुगेट लेना है। ठीक है, इसका भी कंजुगेट, इसका भी कंजुगेट और इसका भी कंजुगेट। 0 का कंजुगेट तो 0 ही होता है। सो आई एम गेटिंग 0 एंड 2 माइनस आयोटा, फ्रॉम हेयर आई एम गेटिंग -2 माइनस आयोटा एंड 0। ठीक है, अगर माइनस कॉमन लें देन आई एम गेटिंग 0 एंड आयोटा -2 एंड 2 प्लस आयोटा 0। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स सेम है, दैट मीन्स -m। ठीक है, माइनस के साथ में ये मैट्रिक्स सेम है, -m है। तो m थीटा इज इक्वल टू -m, दैट मीन्स दिस इज ए स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, और हम जानते हैं कि स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के जो आइगन वैल्यूज होते हैं वो कभी भी प्योरली रियल नहीं होते हैं, या तो 0 मिलेंगे आपको या फिर प्योरली इमेजिनरी मिलेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी तो क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इनकरेक्ट है। डायगोनलाइजेबल की कंडीशन देख रहे थे, अब नेक्स्ट बात करते हैं आइगन वैल्यूज या तो इसके 0 आएंगे या फिर प्योरली इमेजिनरी आएंगे। तो चेक करते हैं आइगन वैल्यूज। तो आइगन वैल्यूज के लिए आपको जानना है कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इसकी क्या होती है। तो हम जानते हैं m माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0 इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। लेट मी सॉल्व इट। देखिए इसके कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो जाएगी m माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0, that means minus lambda minus 2 plus iota, 2 plus iota and minus lambda, and this is equal to 0. From here I am getting lambda square minus of iota minus 2 and iota plus 2, and this is equal to 0. ठीक है, so lambda square minus of ये कितना, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, iota square minus 4. So this value is -5. ठीक है, -1 -4 -5. ठीक है, तो -5 और ये आगे माइनस है, so it comes out to be +5. This is equal to 0. ठीक है, so lambda square is equal to -5, that means lambda is equal to √5 iota plus minus. ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आइगन वैल्यूज जो है वो क्या आ रही हैं, प्योरली इमेजिनरी आ रही हैं, जिनकी वैल्यू है +√5 आयोटा एंड -√5 आयोटा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर सी जो है ये क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए अगर देखें तो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स तो है ही ये, और डायगोनलाइजेबल है क्योंकि देखिए ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और साथ ही साथ इसके जो आइगन वैल्यूज हैं वो डिफरेंट आने लग रहे हैं। ठीक है, डिस्टिंक्ट आने लग रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए भी करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी चेक करते हैं अब। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि इनवर्स हमने फाइंड आउट करना है, तो इनवर्स हम फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग कैले हैमिल्टन थ्योरम। सो बाय यूजिंग कैले हैमिल्टन थ्योरम। ठीक है, सो कैले हैमिल्टन थ्योरम बोलती है कि अगर हमारे पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, जैसे यहाँ पर 2 into 2 मैट्रिक्स विच इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, तो स्क्वायर मैट्रिक्स हमेशा अपनी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है उसको क्या करती है, ओबे करती है। ठीक है, तो इसको सेटिस्फाई करती है। हम ऐसा कह सकते हैं कि लैम्डा स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अगर ये है तो हमारे पास स्क्वायर प्लस में 5 दिस इज इक्वल टू 0, दिस आल्सो ट्रू, दिस आल्सो इज
ट्रू। सो अगर दोनों साइड में हम m इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें, देन आई एम गेटिंग m प्लस 5m इनवर्स, दिस इज इक्वल टू 0। सो दिस इंप्लाइज दैट m इनवर्स इज इक्वल टू माइनस m बाय 5। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी भी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, सी एंड डी ये तीनों तो करेक्ट हैं और ऑप्शन नंबर बी इज इनकरेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए ट्रांसफॉर्मेशन xy टू रो फाई द एरिया एलिमेंट dx dy in terms of d rho d phi where x is equal to rho cos square phi and y is equal to rho sin phi cos phi is। ठीक है, तो देखिए आपके पास x is equal to rho cos square phi गिवन है एंड y is equal to rho और sin phi cos phi गिवन है, और आपने फाइंड आउट करना है dx dy is equal to d rho d phi। तो यहाँ पर क्या आएगा? ठीक है, सो ऑब्वियसली आप जो है यहाँ पर एरिया एलिमेंट को एक कोऑर्डिनेट से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम से क्या करना चाह रहे हैं, रिलेट करना चाह रहे हैं, या फिर हम कहें कि वॉल्यूम एलिमेंट को अगर हम रिलेट करें या एरिया एलिमेंट को रिलेट करें तो यहाँ पर आता है जैकोबियन मैट्रिक्स। जैकोबियन मैट्रिक्स, सो जैकोबियन मैट्रिक्स क्या होती है, इसके क्या एलिमेंट्स हैं, तो इसके एलिमेंट्स तो यहाँ पर हो जाएंगे। आप जा रहे हैं देखिए एक्स वाई से रो फाई, ठीक है, इन कोऑर्डिनेट सिस्टम से इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप जा रहे हैं, तो आपके पास जैकोबियन मैट्रिक्स हो जाएगी डेल एक्स बाय डेल रो, डेल एक्स बाय डेल फाई, डेल वाई बाय डेल रो एंड डेल वाई बाय डेल फाई, ये आ जाएगा आपके पास। अच्छा एक चीज और देखिए, साइन फाई कोस फाई है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं रो बाय 2, ठीक है, और 2 साइन फाई कोस फाई मतलब साइन 2 फाई। ठीक है, आप इसका ऐसे लिख सकते हैं। चलिए अभी इसके कंपोनेंट्स देखते हैं, इसके एलिमेंट्स देखते हैं क्या आएंगे। डेल एक्स बाय डेल रो तो आ जाएगा कोस स्क्वायर फाई, सिंपली कोस स्क्वायर फाई। नेक्स्ट है डेल एक्स बाय डेल फाई, तो डेल एक्स बाय डेल फाई कितना आ जाएगा, डेल एक्स बाय डेल फाई आ जाएगा रो एंड 2 कोस फाई। ठीक है, और मल्टीप्लाइड कोस फाई का कितना हो जाएगा, माइनस साइन फाई, माइनस साइन फाई। नेक्स्ट है डेल वाई बाय डेल रो, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस वैल्यू इज साइन 2 फाई डिवाइडेड बाय 2। इसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट है, नेक्स्ट एलिमेंट है डेल वाई बाय डेल फाई, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी रो बाय 2 तो कांस्टेंट है, और साइन 2 फाई का हो जाएगा डिफरेंशिएशन कोस 2 फाई, ठीक है, एंड मल्टीप्लाइड 2। सो ये एलिमेंट्स आएंगे इसके। देखिए ये 2 ये कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ से आप लिख सकते हैं देखिए कोस स्क्वायर फाई, और देखेंगे यहाँ पर देखिए 2 कोस फाई साइन फाई, तो यहाँ पर फॉर्मूला यूज कर लेंगे रो साइन 2 फाई, ठीक है, और माइनस साइन भी है इसके साथ, तो माइनस साइन भी लगाएंगे। यहाँ पर है साइन 2 फाई डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पर है रो कोस 2 फाई, ठीक है, रो कोस 2 फाई। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ से अगर हम सॉल्व करें इस डिटरमिनेंट को, देन आई एम गेटिंग रो कोस स्क्वायर फाई कोस 2 फाई, ठीक है, रो तो आप कॉमन भी ले सकते हैं, एंड माइनस माइनस प्लस, सो प्लस में साइन 2 फाई डिवाइडेड बाय 2 एंड साइन 2 फाई, ठीक है, मतलब साइन स्क्वायर 2 फाई हो जाएगा। ठीक है, एक तरीके से देखें ना, साइन स्क्वायर 2 फाई, देन रो देखिए कोस स्क्वायर फाई, ठीक है, और कोस 2 फाई का क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर फाई, ठीक है, प्लस में हाफ एंड साइन स्क्वायर 2 फाई, इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, साइन स्क्वायर 2 फाई का 2 साइन फाई कोस फाई, इसका होल स्क्वायर। यहाँ से देखिए रो आप कॉमन लीजिए, देन आई एम गेटिंग कोस स्क्वायर फाई माइनस में 2 कोस स्क्वायर फाई और साइन स्क्वायर फाई, एंड प्लस में यहाँ से देखिए 2 साइन फाई कोस फाई का होल स्क्वायर है, दैट मीन्स 4 साइन स्क्वायर फाई कोस स्क्वायर फाई, और यहाँ पे 4 है और नीचे क्या है, डिवाइड बाय 2 है, सो आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर फाई एंड कोस स्क्वायर फाई। ठीक है, ये दोनों टर्म सेम है, तो ये दोनों टर्म्स तो कैंसिल हो जाएंगी। आपके पास जैकोबियन आएगा, जैकोबियन मैट्रिक्स आएगा, इसका डिटरमिनेंट रो कोस स्क्वायर फाई। ठीक है, जैकोबियन की वैल्यू आ रही है रो कोस स्क्वायर फाई, तो इसका मतलब आपके पास आंसर क्या आ गया, आपके पास आ गया dx dy इज इक्वल टू रो कोस स्क्वायर फाई एंड d रो d फाई। This is how you will relate the area element for one coordinate system to another coordinate system, that means x, y to rho phi, where x and y are given to you in the question. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन है,
द रेशियो ऑफ फर्स्ट टू थर्ड हार्मोनिक टर्म इन द फोरियर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स फ्रॉम -2 to 2 इज, और आपके पास ऑप्शन हैं 3, 9, 4 एंड 16। देखिए एक चीज़ मुझे याद आ रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन जब मैंने आपको करवाया था उस टाइम पे मैट्रिक्स जो मैंने ली थी, मैं वापस से लिख रहा हूँ 0, -2 + आयोटा, 2 + आयोटा एंड 0, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स में देखिए इस तरीके से भी आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन घुमा करके, इफ वन ऑफ द आइगन वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स इज +√5 आयोटा, द अदर आइगन वैल्यू इज, ठीक है। और आपसे ऑप्शंस आपके पास गिवन है, सपोज कीजिए +√7 आयोटा है, और बी ऑप्शन है -√7 आयोटा, सी ऑप्शन है -√5 आयोटा, डी ऑप्शन है 0, ठीक है। तो कौन सा इसमें से ऑप्शन करेक्ट है? एक आइगन वैल्यू आपको दे दी यहाँ पर और सेकंड आइगन वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ पर हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं आइगन वैल्यू की, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में तो हम जानते हैं कि जो सम होता है, सम ऑफ आइगन वैल्यूज, सम ऑफ आइगन वैल्यूज, ये होता है ट्रेस के बराबर। इस मैट्रिक्स का ट्रेस देखें तो 0 + 0 0 है, और सम ऑफ आइगन वैल्यूज भी 0 आना चाहिए। इसके लिए देखिए +√5 आयोटा है, तो आपके पास ऑप्शन क्या आ जाएगा? -√5 आयोटा, क्योंकि इन दोनों को अगर आप सम करेंगे तभी आपके पास 0 आएगा, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाता है, ठीक है। और एक और प्रॉपर्टी भी होती है, देखिए प्रोडक्ट जो होता है आइगन वैल्यूज का, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज का, ये होता है डिटर्मिनेंट के इक्वल। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मैंने आपको कैलकुलेट करवाया था और ये आया था 5। अब यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज देखें, अगर ये सही ऑप्शन है तो देखिए दोनों का अगर आप मल्टीप्लाई करें देन +√5 आयोटा एंड -√5 आयोटा, तो कितना आ जाएगा? -5 आयोटा स्क्वायर। कितना आ जाएगा? -5 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर कितना होता है? -1 +5। तो यहाँ पर भी +5 और यहाँ पर भी +5। तो ये प्रॉपर्टीज आप यूज करके इजीली जो है आप आइगन वैल्यूज जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर आपको अगर एक आइगन वैल्यू दे दे और सेकंड आइगन वैल्यू आपसे फाइंड आउट करवाए तो आप ये प्रॉपर्टी वहां पर यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आइए इस क्वेश्चन पर आते हैं, फोरियर सीरीज पर। चलिए फंक्शन आपको गिवन है, फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू mod x, और इंटरवल है -2 से लेकर के 2 तक, ठीक है। और आपने फाइंड आउट करना है फर्स्ट रेशियो ऑफ फर्स्ट टू थर्ड हार्मोनिक टर्म। अब nth हार्मोनिक टर्म का क्या फॉर्मूला होता है? nth हार्मोनिक टर्म का √an² + bn², where an and bn are called Fourier coefficients, ठीक है। अब यहां पर अगर देखें तो फंक्शन जो है वो -l से l रेंज, कुछ भी हो सकता है l की वैल्यू, यहां पर जैसे 2 है, ठीक है। तो -l से l रेंज में हम फंक्शन को चेक करते हैं कि क्या ये इवन है या ओड है। तो mod x जो है वो इवन फंक्शन है, और मैंने आपको बताया था कोई भी इवन फंक्शन आपके पास है, इवन फंक्शन आपके पास कोई भी है, तो उस केस में bn फोरियर कोएफिशिएंट की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। और ऑड फंक्शन के केस में मैंने बताया था कि a0 और an को जो फोरियर कोएफिशिएंट्स हैं उनकी वैल्यू 0 होती है। तो सिंपली यहाँ पर nth हार्मोनिक टर्म का जो फॉर्मूला आ गया, nth हार्मोनिक टर्म, उसका फॉर्मूला आता है √an², दैट मीन्स सिंपली an। तो आपसे जो पूछा गया है वो फाइंड आउट करना है आपने रेशियो ऑफ फर्स्ट टू थर्ड हार्मोनिक टर्म, दैट मीन्स सिंपली आप जो है a1/a3 ये आप रेशियो यहाँ पर फाइंड आउट करिए, ठीक है। तो चलिए an का फोरियर कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या होगी वो देखते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 2 / b - a से b f of x cos of 2n πx डिवाइडेड बाय b - a dx, ठीक है। यहां पर इंटरवल है a से लेकर के b तक, यहां पर इंटरवल है -2 से 2, तो a की वैल्यू कितनी होगी? -2, b की वैल्यू कितनी होगी? 2। तो सिंपली यहां पर ये देखना है 2 - of -2 4, ठीक है, -2 से 2। नेक्स्ट f of x mod x गिवन है, cos of 2n πx डिवाइडेड बाय b - a 4 एंड dx, ठीक है। b की वैल्यू कितनी है? 2 है, और a की वैल्यू कितनी है? -2 है। चलिए अब देखिए इसको, ये कैंसिल हो गया, सो हाफ। और यहां पर आप एक प्रॉपर्टी यूज करिए, देखिए कोसाइन फंक्शन इवन फंक्शन होता है, mod x भी इवन फंक्शन है, और इवन इंटू इवन फंक्शन क्या होता है? इवन फंक्शन। अब आप जानते हैं -∞ से इन्फिनिटी f of x से dx, इसकी वैल्यू क्या आती है? ये डिपेंड करता है कि f of x यहाँ पर ओड है या फिर इवन है। अगर f of x यहाँ पर ओड फंक्शन होता है तो इसकी वैल्यू आती है 0। अगर यहाँ पर ये इवन फंक्शन होता है तो आप इसको ले सकते हैं ट्वाइस 0 to ∞ f of x dx, ठीक है। यही प्रॉपर्टी आपने यहाँ पर यूज करनी है, ठीक है।
अब जो आप इसकी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ट्वाइस ऑफ 0 to 2। मोड एक्स पॉजिटिव वैल्यू के लिए 0 से लेकर के 2 तक मोड एक्स क्या आना है, एक्स कोस ऑफ आगे n पाई एक्स बाई 2 dx। ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आपने इस इंटीग्रल की वैल्यू सॉल्व करनी है। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर इसको फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, इसको सेकंड फंक्शन मानते हैं। तो आपने सॉल्व करना है 0 से लेकर के 2 x कोस ऑफ n पाई एक्स बाई 2 dx, ठीक है। ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, साइन ऑफ n पाई एक्स बाई 2 और डिवाइडेड बाय इसका किसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, n पाई बाय 2। लिमिट गोज फ्रॉम 0 to 2 माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, कोस का इंटीग्रेशन कितना होता है वो साइन ऑफ n पाई एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाय n पाई बाई 2 और dx। लिमिट गोज फ्रॉम 0 to 2, ठीक है। अब बात करते हैं इस वाली टर्म की सिर्फ। ज़रा इस वाली टर्म को देखिए, अगर अपर लिमिट पुट करें x की वैल्यू यहाँ पर 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन n पाई आ जाएगा। और आप जानते हैं साइन n पाई की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। बात करते हैं लोअर लिमिट, x की वैल्यू 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर कितना आना है 0। सो यहाँ पर ये वाली टर्म 0 हो जाती है। माइनस ऑफ साइन का आपने इंटीग्रेशन करना है, वो होता है माइनस कोस। तो माइनस कोस n पाई एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर n पाई बाई 2 पहले से ही है और यहाँ से n पाई बाई 2 फिर आएगा, दोनों मिलकर के होल स्क्वायर बन जाएगा। एंड द लिमिट गोज फ्रॉम 0 to 2। ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये 0 भी यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। और ये ऊपर जाएगा तो 4 बाई n स्क्वायर पाई स्क्वायर, 4 बाई n स्क्वायर पाई स्क्वायर। अपर लिमिट पुट करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कोस n पाई की वैल्यू होती है -1 टू द पावर n, क्योंकि डिपेंड करता है कि n यहाँ पर ओड है या इवन है, उसके हिसाब से कोस की वैल्यू आइदर +1 होती है या फिर -1 होती है। माइनस में कोस, देखिए x की वैल्यू 0 तो कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये वैल्यू आपके पास निकल के आती है। अब बात करते हैं a1 बाय a3। सिंपली देखिए a1 फोरियर कोएफिशिएंट, दैट मीन्स n की वैल्यू आप यहाँ पर 1 रखिए। n की वैल्यू में अगर 1 रखें तो 4 बाय पाई स्क्वायर -1 टू द पावर 1, दैट मीन्स -1 -2 -2 इंटू 4 -8 बाय पाई स्क्वायर, तो -8 बाय पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ठीक है। n की वैल्यू अब कितनी रखनी है 3, तो 3 रखते हैं। देखिए 3 का स्क्वायर 9, 4 बाय 9 पाई स्क्वायर, और यहाँ पर देखें तो देखिए n की वैल्यू 3 रखेंगे तो -2, तो -8 बाय 9 पाई स्क्वायर, -8 बाय 9 पाई स्क्वायर। तो आंसर कितना आ गया, ये तो कैंसिल हो गया, -8 सॉरी ये नीचे आएगा, ठीक है। तो ये तो कैंसिल हो गया, आंसर कितना 9। सो रेशियो ऑफ फर्स्ट टू थर्ड हार्मोनिक टर्म इज 9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर -1 + √3 आयोटा इज, ऑप्शन है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री एंड 120 डिग्री। तो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है -1 + √3 आयोटा। सिंपली आपने प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप मेरा ये है कि ये फाइंड आउट करूं कि किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो यहाँ पर अगर इसको कंपेयर करें x + आयोटा y से, तो यहाँ से मुझे मिल जाता है x की वैल्यू -1, y की वैल्यू मिल जाती है √3। x की वैल्यू नेगेटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव, दैट मीन्स इट लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। और मैंने आपको बताया था ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, अल्फा एंगल इस तरीके से बना रहा है, तो आपके पास प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की वैल्यू हो जाती है पाई माइनस अल्फा। सेकेंड क्वाड्रेंट में प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की वैल्यू कितनी हो जाती है, पाई माइनस अल्फा, वेयर अल्फा इज tan इनवर्स मोड y बाय x। तो यहां से कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले अल्फा। सो tan इनवर्स मोड y की वैल्यू कितनी है √3 और x की वैल्यू -1। तो यहाँ से आ जाएगा tan इनवर्स -√3 का मॉडुलस, दैट मीन्स √3, और tan की वैल्यू √3 कितने एंगल पर होती है, ये वैल्यू होती है 60 डिग्री पर, ठीक है 60 डिग्री पर। सो सिंपली आपने क्या करना है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट जो है थीटा की वैल्यू, जिसकी रेंज क्या होती है मैंने बताया था -पाई से लेकर के पाई तक, ठीक है, इसके बीच में वैल्यू आती है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की। सो पाई
माइनस में अल्फा विच इज 60 डिग्री. सो 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री दैट मीन्स 120 डिग्री. आंसर इज 120 डिग्री. ठीक है, समझ में आया. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल z कंजुगेट dz वेयर c इज अ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग z इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा इज. और ऑप्शंस हैं हाफ, 3/2, 5/2 एंड 7/2. ठीक है, सो आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस इंटीग्रल की z कंजुगेट और z बार dz. ठीक है, और आपके पास जो कर्व c है ये है एक स्ट्रेट लाइन जो ज्वाइन कर रही है दो पॉइंट्स को, z इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा. z इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा. सो यहाँ से अगर देखें तो x और y दोनों ही यहाँ पर क्या है 0. दैट मीन्स ऑरिजिन की बात कर रहा है यहाँ पर. यहाँ अगर देखें देन आई एम गेटिंग x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1. सो स्ट्रेट लाइन किस टाइप से दिखेगी आपको? स्ट्रेट लाइन देखिए, ये तो ओरिजिन हुआ. ठीक है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और x एक्सिस पर 2 यहाँ से आएगा और y इज इक्वल टू 1 ये यहाँ पर आएगा. सो ऑलमोस्ट ये वाला पॉइंट है. ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन आएगी आपकी ये वाली. दिस इज द स्ट्रेट लाइन. ठीक है, और इस स्ट्रेट लाइन की अगर इक्वेशन लिखें तो कैसे लिखेंगे? देखिए इक्वेशन क्या होती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप. स्लोप की वैल्यू होती है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 एंड x माइनस x1. This is the equation of a straight line passing through 2 points. One is 0, 0 here and another is 2, 1. ठीक है, सो आ जाएगा y माइनस 0 इज इक्वल टू y2 माइनस y1. तो कितना हो जाएगा ये 1 माइनस 0. ठीक है, डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1. तो ये कितना हो जाएगा 2 माइनस 0 और x माइनस 0. सो आई एम गेटिंग y इज इक्वल टू x बाय 2 और यू से दैट x इज इक्वल टू 2y और यहाँ से आ जाएगा dx इज इक्वल टू 2dy. ठीक है, dx इज इक्वल टू 2dy ये आ जाएगा यहाँ से. अब इस पर आते हैं. देखिए इस इंटीग्रल पर, ये लाइन इंटीग्रल है. ठीक है, तो या तो आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए dx के रेस्पेक्ट में आप इसको इंटीग्रेट करिए, या फिर कन्वर्ट करके आपको जो है y के रेस्पेक्ट में आप इसको इंटीग्रेट करिए. सो सिंपली देखें तो अगर z की वैल्यू क्या होती है x प्लस आयोटा y. ठीक है, तो यहाँ से z कंजुगेट कितना हो जाएगा? z कंजुगेट इज x माइनस आयोटा y. और dz की वैल्यू क्या है? dz की वैल्यू है dx प्लस आयोटा dy एंड c. ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है. और देखिए x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू है 2y. सो 2y माइनस आयोटा y एंड dx की वैल्यू है 2dy. ठीक है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं 2dy प्लस आयोटा dy. अब जरा इसको सोल्व करते हैं. देखिए इसको अगर सोल्व करें तो क्या आएगा अपने पास? यहाँ से आ जाएगा 4y dy एंड प्लस में 2 आइटा y dy एंड माइनस में 2 आइटा y dy एंड माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर दैट मीन्स माइनस ऑफ -1. सो प्लस y dy. ठीक है, ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी. सो इट कम्स आउट टू बी 5y dy. तो इस कंप्लीट की वैल्यू कितनी है? 5y dy. और आप y के रेस्पेक्ट में आप इसको इंटीग्रेट करने लग रहे हैं तो लिमिट कहाँ से कहाँ जाएगी? जो y की लिमिट है वो जाएगी 0 से लेकर के 1 तक. ठीक है, 0 से लेकर के 1 तक. सो अब देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 5y स्क्वायर बाय 2. 5y स्क्वायर बाय 2 लिमिट है 0 से लेकर के 1 तक. ठीक है, सो आंसर कितना आ गया? 5/2. 5/2. ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ n फॉर विच वेक्टर r टू द पावर n r वेक्टर इज सोलिनॉइडल. ठीक है, तो आपके पास ऑप्शंस हैं -1, -3, 2 एंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n. सो यहाँ पर सोलिनॉइडल की जो कंडीशन है वो है आपके पास डेल डॉट कोई भी वेक्टर है आपके पास f दिस इज इक्वल टू 0. ठीक है, इसका जो डाइवर्जेंस होना चाहिए उसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 0. सो दैट वी कैन से दैट द f वेक्टर इज ए सोलिनॉइडल वेक्टर. नाउ f वेक्टर की जगह आपको गिवन है r टू द पावर n r वेक्टर. तो यहाँ पर n की क्या वैल्यू होना चाहिए कि यहाँ पर ये 0 आ जाए राइट हैंड साइड में. ठीक, यहाँ पर देखिए कुछ फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. पहला फॉर्मूला है डेल ऑफ r टू द पावर n, यानी कि ग्रेडियंट r टू द पावर n का क्या फॉर्मूला होता है? इसका फॉर्मूला है n(r)(n-2) r वेक्टर. नेक्स्ट है डेल स्क्वायर, इसको बोलते हैं लैप्लेशियन ऑपरेटर. क्या बोलते हैं इसको? लैप्लेशियन ऑपरेटर. ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आएगी r टू द पावर n के लिए? इसकी वैल्यू आती है n ऑफ n+1 r टू द पावर n-2. ठीक है,
नेक्स्ट है डाइवर्जेंस ऑफ आर टू द पावर एन आर वेक्टर, इसकी वैल्यू आती है n+3 आर टू द पावर n। नेक्स्ट है लैप्लेशन ऑफ आर टू द पावर एन आर वेक्टर, इसकी वैल्यू आती है n ऑफ n+3 आर टू द पावर n-2 एंड आर वेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट है डेल डॉट डाइवर्जेंस निकालना है आर यूनिट वेक्टर बाय आर स्क्वायर। ठीक है, आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर क्यूब, या फिर सिंपली आप लिख सकते हैं आर यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इसका फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिए इसका फॉर्मूला होता है 4 मल्टीप्लाइड विद द 3 डायमेंशनल डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन। ठीक है, एंड लास्ट फॉर्मूला आपके पास आता है कर्ल ऑफ आर टू द पावर एन आर वेक्टर, इसका फॉर्मूला होता है 0। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि ई रोटेशनल कब होगा, ई रोटेशनल मान लीजिए कब होगा ये वेक्टर, तो आप कहेंगे कि एन पर ही डिपेंड ही नहीं कर रहा, दैट मीन्स फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एन दिस वेक्टर इज ई रोटेशनल। आपसे जो पूछा गया है वो है आर टू द पावर एन आर वेक्टर का आपके पास जो है इसका डाइवर्जेंस कब 0 होगा। सो देखिए ये वैल्यू आपके पास 0 आनी चाहिए, ये वैल्यू 0 कब आएगी, ये वैल्यू 0 आएगी n = -3 के लिए। ठीक है, n = -3 के लिए, ये आपके पास रिजल्ट आपके पास याद होने चाहिए सारे के सारे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्राफ ऑफ f डैश ऑफ x वर्सेस x वेयर f ऑफ x इज द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन बाय दिस सच दैट f of 1 = 0। सो आपके पास जो इक्वेशन है x df बाय dx एंड -f = 2x³, ये आपके पास इक्वेशन गिवन है, और f of 1 x = 1 पर फंक्शन की वैल्यू 0 आपके पास गिवन है, और आपने f डैश ऑफ x वर्सेस x आपने ग्राफ जो है वो प्लॉट करना है, कैसा आएगा। ठीक है, तो देखिए ये फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, x से अगर हम इसको डिवाइड कर दें देन आई एम गेटिंग df बाय dx -1 बाय x f = 2x²। कौन सी फॉर्म है ये, देखें तो ये फॉर्म है dy बाई dx प्लस py = q, जहां पर p और q दोनों ही फंक्शन होंगे x के। ठीक है, दोनों यहां पर फंक्शन किसके हैं, x के हैं। तो p की वैल्यू कितनी है, p की वैल्यू है -1 बाय x, और q की वैल्यू कितनी है 2x²। तो इंटीग्रेटेड फैक्टर इसकी वैल्यू क्या होती है e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx। तो सिंपली यहां पर कर देंगे p की वैल्यू रख देंगे तो आ जाएगा -1 बाय x dx। आप इसका ऐसे लिख सकते हैं e टू द पावर, देखिए -log x। ठीक है, 1 बाय x का इंटीग्रेशन log x हो जाएगा, और इसको आप लिख सकते हैं log ऑफ x इनवर्स। ठीक है, ये यहाँ चला जाएगा, log की प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे, और e टू द पावर समथिंग log समथिंग कुछ आएगा, तो आपके पास देखिए e और log आपस में कैंसिल हो जाता है, और x की पावर -1 दैट मीन्स 1 बाय x। तो ये आपके पास आया इंटीग्रेटेड फैक्टर। अब सॉल्यूशन हम जानते हैं, सॉल्यूशन फर्स्ट ऑर्डर लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो होता है y इंटू इंटीग्रेटेड फैक्टर। तो y नहीं यहाँ पर, यहाँ f है, सो f इंटू इंटीग्रेटेड फैक्टर, इंटीग्रेटेड फैक्टर है 1 बाय x, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटेड फैक्टर, q कितना है यहाँ पर 2x², सो 2x² एंड मल्टीप्लाइड विद द इंटीग्रेटेड फैक्टर विच इज 1 बाय x dx प्लस में c। ठीक है, तो ये देखिए कैंसिल हो जाएगा, एंड आई एम गेटिंग 2x² बाय 2 प्लस में c, तो यहाँ से कितना आ जाएगा x² प्लस c। ठीक है, और यहाँ से अगर फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करें तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आ गई, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करें देन आई एम गेटिंग x³ प्लस में cx। ठीक है, ये आपके पास आई फंक्शन की वैल्यू। आपके पास कंडीशन गिवन है कि x = 1 पर फंक्शन की वैल्यू 0 है। ठीक है, देखिए यहाँ से x = 1 अगर पुट करें तो f की वैल्यू कितनी है 0 है। ठीक है, तो 1 प्लस में c, तो c की वैल्यू है -1। ठीक है, तो सॉल्यूशन कितना आ गया, f of x = x³ माइनस x। ठीक है, x³ माइनस x। तो आपने प्लॉट करना है f डैश ऑफ x। ठीक है, तो f डैश ऑफ x यहाँ से अगर देखें देन आई एम गेटिंग 3x² माइनस 1, इसको y मान लेते हैं, तो मैं कह रहा हूं कि y वर्सेस x जो है वो उसका ग्राफ कैसा आएगा। ठीक है, f डैश ऑफ x कितना आ जाएगा यहाँ से 3x² माइनस 1 इज इक्वल टू समथिंग y मैंने लेट कर लिया, सपोज कर लिया। अब आपने जो ग्राफ प्लॉट करना है वो f डैश ऑफ x वर्सेस x, यानी कि y वर्सेस x जो है आपने ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि कहां पर y की वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, सो वेयर y इज इक्वल टू 0, तो किन किन पॉइंट्स पर y की जो वैल्यू है वो 0 आएगी देखते हैं। तो 3x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सो 3x² इज इक्वल टू 1, और इसे दैट x इज इक्वल टू प्लस -1 बाय √3।
ठीक है। इन दो वैल्यूज पर y की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। फिर बात आती है कि किन वैल्यू पर इस y की वैल्यू मैक्सिमम होगी और कहां पर मिनिमम होगी। तो इसके लिए क्या कंडीशन है, इसके लिए कंडीशन है कि फर्स्ट डेरिवेटिव इसका 0 पुट करें, उससे आपके पास स्टेशनरी पॉइंट्स फाइंड आउट होंगे, स्टेशनरी पॉइंट्स या फिर इक्विलिब्रियम पॉइंट्स, ठीक है। तो इसके लिए y डैश की वैल्यू 0 आएगी। तो y डैश अगर करें देन आई एम गेटिंग 6x, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहां से आ जाएगा 6x इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया, x इज इक्वल टू 0, ठीक है। और अब देखते हैं कि x इज इक्वल टू 0 जो है, क्या ये एक मैक्सिमा है या फिर एक मिनिमा है। तो इसके लिए आप सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू चेक करिए। सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी आ रही है, ठीक है, एट x इज इक्वल टू 0 पर चेक करना है। तो सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू देखिए, सेकंड डेरिवेटिव अगर हम इसका करें तो 6x का फर्स्ट देखो 3x स्क्वायर माइनस 1 का एक बार डिफरेंशिएशन कर चुके, वो कितना आया 6x। अब 6x का एक बार और डिफरेंशिएशन करें तो कितना आ जाएगा 6, एंड 6 इज ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स मिनिमा, ठीक है। सो x इज इक्वल टू 0 इज एन इक्विलिब्रियम पॉइंट वेयर वैल्यू ऑफ y इज मिनिमम, ठीक है। द वैल्यू ऑफ y इज मिनिमम, ठीक है। उस मिनिमम जो है वैल्यू जो आएगी y की, वो क्या आएगी। तो यहां पर देखिए आपने पुट करना है x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 पुट करें तो y की मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है, -1। तो y इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 0 पर y इज इक्वल टू -1। तो ग्राफ कैसा आना चाहिए, देखिए ग्राफ आपका आना चाहिए, ये y है, ये x है, ठीक है। ये है 1/√3, ये है -1/√3 और ये है 0, ठीक है, ये है 0। तो 0 पर वैल्यू कितनी आ रही है y की, -1, यानी कि यहाँ पर -1 ये वैल्यू आने लग रही है, ठीक है, ये वैल्यू आ रही है। और इस पॉइंट और इस पॉइंट पर वैल्यू कितनी आ रही है, इस वाले पॉइंट पर y की वैल्यू 0। तो अब इन सब पॉइंट्स को आप जो है मिला दीजिए, देखिए इन सब पॉइंट्स को आपने मिला दिया, ठीक है, और आप इस ग्राफ को एक्सटेंड कर दीजिए, ठीक है, इस तरीके से। तो इस टाइप से आपका ग्राफ आएगा, ठीक है। ये आपका ग्राफ आएगा किसका, y, यानी कि 3x स्क्वायर माइनस 1। तो ऑब्वियसली वैसे भी ये पैराबोला था, ठीक है, तो ये आपके पास आएगा। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ऑफ n फॉर विच 1 प्लस आयोटा टू द पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा टू द पावर n माइनस 2 इज ए रियल नंबर, ठीक है। तो ऑप्शन है 0, 1, 2 या 3, ठीक है। तो आपके पास गिवन है 1 प्लस आयोटा टू द पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा टू द पावर n माइनस 2। तो फॉर्म है z1 बाय z2 फॉर्म, ठीक है, z1 बाय z2 फॉर्म। तो हमें यहाँ से रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो रेशनलाइज करेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे तो 1 प्लस आयोटा टू द पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा टू द पावर n माइनस 2 मल्टीप्लाइड 1 प्लस आयोटा टू द पावर n माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा टू द पावर n माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस आयोटा टू द पावर, ये वैल्यू आ रही है 2n माइनस 2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर देखें तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 माइनस आयोटा स्क्वायर टू द पावर n माइनस 2, ठीक है। और यहाँ से देखें तो 1 प्लस आयोटा टू द पावर 2 और इसका आप ले सकते हैं n माइनस 1 डिवाइडेड बाय यहाँ से देखिए आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, आयोटा स्क्वायर इज -1। सो 1 माइनस ऑफ -1 कितना आ गया 2। सो 2 टू द पावर n माइनस 2। तो इनकी पावर्स आप सेम बनाइए, ठीक है। तो इसकी देखिए, इसके आप पहले तो एक्सपेंड करिए, तो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस में 2 आयोटा टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 और 2 टू द पावर -1 और 2 टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं इसको। एंड देन देखिए आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, 1 माइनस 1 0, ठीक है। तो ये दोनों टर्म्स तो कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ से आ जाएगा 2 आयोटा टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा देखिए 2 टू द पावर -1 है, सो यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से और 2 टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। अब ये देखिए ये टर्म कितनी आ रही है 2 एंड दिस कम्स आउट टू बी 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। कितना आ जाएगा आयोटा, तो आयोटा टू द पावर n माइनस 1। n इज इक्वल टू अगर हम 1 रखें, n इज इक्वल टू 1, तो अगर n इज इक्वल टू 1 रखें तो आयोटा टू द पावर 0 आ जाएगा विच इज 1, ठीक है। सो आंसर कितना आएगा n इज इक्वल टू 1 सिंपली।
अगर n इक्वल टू 2 रखते हैं तो 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, आयोटा आएगा, ठीक है, रियल नहीं है, वो कॉम्प्लेक्स है। तो आपसे पूछ रहा है स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर क्या आएगा, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर जो है वो n की क्या वैल्यू होनी चाहिए कि अपने पास जो रिजल्ट आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, रियल। तो n की क्या वैल्यू होनी चाहिए, 1, ठीक है, 1 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर 3 वेक्टर्स a, b एंड c सेटिस्फाइंग द रिलेशन b क्रॉस c क्रॉस a इज इक्वल टू c वेक्टर बाय 2, ये आपको गिवन है। तो आपसे पूछा है कि a वेक्टर और c वेक्टर के बीच में एंगल जो है वो कितना होगा। ऑप्शन है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री या फिर 120 डिग्री, ठीक है। तो जो आपके पास गिवन है वो है b क्रॉस c क्रॉस a, दिस इज इक्वल टू c वेक्टर डिवाइडेड बाय 2। तो अगर यहां से देखें ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ठीक है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है, अगर आपके पास आया होता a क्रॉस b क्रॉस c, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा a डॉट c ऑफ b माइनस a डॉट b ऑफ c, ठीक है, ये मैंने करवाया हुआ है। अब यहां पर देखें तो वैल्यू कितनी आनी चाहिए, देखिए b डॉट a c वेक्टर, b डॉट a c वेक्टर माइनस में कितना आ जाएगा यहाँ से b डॉट c ऑफ a वेक्टर, एंड दिस इज गिवन एज c वेक्टर बाय 2। नाउ जस्ट compare on left hand side and right hand side, then I'm getting b dot a, this dot product is half, ठीक है, ये हाफ आ जाएगा, और माइनस ऑफ b डॉट c, दिस इज इक्वल टू 0, और ये आप कह सकते हैं दिस वैल्यू 0, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखें तो b और c वेक्टर्स के बीच में कितना एंगल है, एंगल कितना है, एंगल बिटवीन b वेक्टर एंड c वेक्टर, ये कितना है 90 डिग्री। और यहां से अगर देखें एंगल बिटवीन b वेक्टर एंड a वेक्टर, वो कितना है, कोस इनवर्स हाफ, कोस इनवर्स हाफ। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री। तो अब आपने क्या करना है, देखिए डायग्राम बनाना है आपके पास। देखिए b और c वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो कुछ ऐसी सिचुएशन है, ये कुछ ऐसी सिचुएशन है, ये मान लीजिए b वेक्टर है, ये है c वेक्टर, और इनके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है। और a और b वेक्टर के बीच में 60 डिग्री है। तो यहाँ पर कहीं a वेक्टर है और ये जो एंगल है ये कितना है, 60 डिग्री है। तो a और c वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, तो ये एंगल कितना है, ये एंगल है आपके पास 30 डिग्री, ये एंगल कितना है, 30 डिग्री। आंसर कितना आएगा, 30 डिग्री। लास्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ सरफेस इंटीग्रल एस आर वेक्टर डॉट एन कैप डी एस वेयर एस इज द सरफेस ऑफ स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इज। ऑप्शंस आपके पास गिवन है 8 पाई, 16 पाई, 32 पाई और 64 पाई, ठीक है। तो आपने जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो आपने फाइंड आउट करनी है आर डॉट एन कैप डी एस की। तो इसकी क्या वैल्यू होगी, वेयर एस इज द सरफेस ऑफ ए स्फीयर, जिसकी इक्वेशन आपके पास गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो सिंपली यहाँ पे ये इक्वेशन इसलिए गिवन है क्योंकि आपको स्फीयर का रेडियस मालूम होना चाहिए, ठीक है। इस क्वेश्चन का आप सोल्व करेंगे तो स्फीयर जो है इसका आपको सरफेस एरिया और वॉल्यूम दोनों आपको पता होना चाहिए। रेडियस कितनी है यहाँ से देखें तो रेडियस कंपेयर करें तो 2 का स्क्वायर, तो यहाँ से रेडियस कितनी है 2 है, ठीक है। अब अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में आप कन्वर्ट करिए, और ये काम करता है डाइवर्जेंस थ्योरम। सो बाय डाइवर्जेंस थ्योरम वी नो दैट डबल इंटीग्रल f डॉट n कैप ds दिस इज इक्वल टू v डेल डॉट f वेक्टर dv, ठीक है। तो हमें सिंपली ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड दिस वैल्यू इक्वल्स टू दिस वन, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा ट्रिपल इंटीग्रल v और डाइवर्जेंस ऑफ f वेक्टर दैट मीन्स r वेक्टर एंड dv, और ये वैल्यू कितनी आती है, देखिए जनरल फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। जनरल फॉर्मूला है डाइवर्जेंस, अभी लिखवाया था मैंने, डाइवर्जेंस ऑफ r टू द पावर n r वेक्टर दिस इज इक्वल टू n प्लस 3 r टू द पावर n। यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू यहाँ पर 0 है सिंपली, तो n की वैल्यू 0 रखें तो यह आ जाएगा 3, ठीक है, जस्ट 3 आएगा। n की वैल्यू 0 रखें तो आपके पास आंसर कितना आएगा 3। सो इसकी वैल्यू कितनी है 3 है, इसकी वैल्यू 3 है, ठीक है। सो आ जाएगा 3 एंड डी वी, एंड व्हाट इज दिस,
दिस इज द कंप्लीट वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, और ये वैल्यू कितनी होती है 3 इंटू 4/3 पाई एंड आर क्यूब, आर कितना है 2, सो 2 टू द पावर क्यूब, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा एंड आई एम गेटिंग 4 पाई इंटू में दिस इज 8, सो आंसर इज 32 पाई। ठीक है, आंसर इज 32 पाई। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आज मैंने आपसे जो है 10 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट जो मैथमेटिकल फिजिक्स के हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैंने डिस्कस करे हैं। एग्जाम में जो है थोड़ा सा घुमा फिरा के आपसे पूछ सकता है, जैसे हो सकता है मैंने कुछ जो है चीज़ें मिस करी हैं, डायरेक्शनल डेरिवेटिव हो गया जिसके ऊपर से क्वेश्चन आ सकता है। इसी तरीके से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्लेन, इसी तरीके से यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन जो कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल का सम होता है। ठीक है, तो इन पर आप जो है प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं सेकंड वीडियो बनाऊं 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मैथमेटिकल फिजिक्स पर, तो आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।